अ, नमस्कार। दिस इज सी ए नितिन कन्वर। और आज हम बात करेंगे 43BH में। नॉर्मली हमने ऑलरेडी 14 फरवरी को करीबन एक सेमिनार किया था। करीबन 2.5 घंटे चला जो सेमिनार, जिसमें हम डिफरेंट इश्यूज हमने टेकअप किए थे। और उसको ऑलरेडी 4-4.5 हजार लोग देख चुके हैं। पर मुझे बहुत लोगों का रिस्पांस ये आया, नितिन 2.5 घंटे की जो यूट्यूब है ये बहुत बड़ी है। क्या हम क्रिटिकल इश्यूज को 15-15, 20-20 मिनट के टॉपिक बना के उसको आप अगर समझा पाए तो क्या बहुत बढ़िया नहीं होगा? तो मैं एक कोशिश करने की कोशिश कर रहा हूँ कि जिसमें मैंने इसको 4 हिस्सों में बांटूंगा। करीबन 15-15, 20-20 मिनट की हम यूट्यूब निकालेंगे। टारगेट ये है, जो मेजर इश्यूज है, जो लोगों को ज्यादा दिक्कत आ रही है, समझने में दिक्कत आ रही है, और क्यों वो कंसेप्ट अलग हैं जो समझने में दिक्कत आ रही है, या फिर क्यों कुछ स्पीकर उस बात को पकड़ नहीं पाए, तो उस बात को समझाने की कोशिश करूंगा। तो मेरी कोशिश है, मैं करीबन आपको इस 15-20 मिनट में 2 या 3 इश्यूज लूंगा, जिसको मैं अपनी तरीके से, अपने ओपिनियन के तरीके से पूरी तरीके से समझा दूंगा, ताकि उसके बाद आप राइट आंसर बना के, चाहे मेरा ओपिनियन आपको ठीक लगे या ना लगे, उस हिसाब से आप अपना राइट ओपिनियन बना पाए। नाउ सर, आज हमारा टारगेट है कि 3 इश्यूज मेजर हैं। सबसे पहला इशू जो हमें नजर आता है कि भैया क्या ट्रेडर्स कवर्ड है या नहीं। जब मैंने 14 फरवरी को यूट्यूब निकाला था और मैंने बहुत कंफर्म बोला था और बहुत कंफर्म तरीके से बोला था कि सर ट्रेडर कवर्ड है, साफ साफ कवर्ड है। पर देर वॉज एक्चुअली ऑलमोस्ट ऑल ऑफ द स्पीकर्स हैव मिस द बस। पॉसिबिलिटी है, मेरे को जो लग रहा है, धीरे धीरे कहीं ना कहीं हम लॉ ऑफ कंफर्ट चाहते हैं, लॉ ऑफ कन्वीनियंस चाहते हैं। तो अब क्वेश्चन उठता है, ट्रेडर्स कैसे कवर्ड है, और क्या वो रेशन की रिक्वायरमेंट है या नहीं है, और क्या उस ऑफिस मेमोरेंडम का क्या हुआ, क्या कारण है, क्या उस ऑफिस मेमोरेंडम से कुछ फर्क पड़ेगा नहीं पड़ेगा। तो इन सब चीजों को जानने के लिए आज मैं दोबारा 43BH में करीबन इन 3-4 इश्यूज पे डिस्कस करूंगा, साथ के साथ। क्योंकि एक इश्यू बहुत रेलिवेंट है कि मान लीजिए मैंने अगर आपको चेक इशू कर दिया, मान लीजिए आज मैंने कोई चेक इशू कर दिया, और वो चेक मान लीजिए 4 अप्रैल ड्यू डेट है, जब मैंने बीइंग एमएसएमई आपको पेमेंट करनी है। आपने उस चेक को 40 दिन बाद लगाया, आप सर 70 दिन बाद लगाया, बिकॉज 90 दिन तक चेक की वैलिडिटी होती है। तो क्वेश्चन नहीं उठता है क्या, सर वो जो 90 दिन के अंदर अंदर जो पेमेंट हुई है, क्या वो वैलिड पेमेंट मानी जाएगी? तो इन तीनों चीजों को जानने के लिए, क्योंकि कहीं ना कहीं कनेक्टेड मैटर है, इनको समझना बहुत जरूरी है। और मेरा टारगेट ये रहेगा कि अगली 2 या 3 यूट्यूब के अंदर मैं आपको कुछ नए क्रिटिकल इश्यूज भी बताऊंगा, और साथ के साथ मेरी तीसरी या चौथी यूट्यूब के अंदर सर आपको 3 से 4 लीगल आंसर भी मिलेंगे कि सर और क्या क्या तरीका है टू मैं 43BH को कहीं ना कहीं सर लीगली पॉसिबली काम कर पाऊं, ताकि मुझे दिक्कत भी ना आए। राइट, एनी विदाउट सर्कमविटिंग द लॉ। नाउ एनी पहला क्वेश्चन, ट्रेडर कवर्ड है या नहीं, या फिर मैं साथ के साथ देता हूं कि क्या एमएसएमई में रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है या नहीं। नाउ सर, प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, जब भी हम लॉ को पढ़ते हैं, मैंने हमेशा ये समझाया, चाहे आप 41 ITR 425 पढ़े, सी अब्राहम वर्सेस आईटीओ। तो सुप्रीम कोर्ट सेड इन दैट पर्टिकुलर जजमेंट, और इस जजमेंट को बहुत जगह सर लिया गया है, जहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ब्यूटीफुली समझाया है कि कभी भी कोई लॉ पढ़ना है, कोई भी आप पे कोई लॉ, आप पे एक फिजिकल लाइबिलिटी लगा रहा है, आप पे टैक्स की लाइबिलिटी लगा रहा है, आप पे कोई इंटरेस्ट की लाइबिलिटी लगा रहा है, आप पे कोई पेनल्टी लगा रहा है, तो कभी भी इस तरह का कोई लॉ पढ़ना, हमेशा लेटर इंटरप्रिटेशन करनी है। बट हैविंग सेड दैट, देयर वाज सम एक्सेप्शन टू इट। एक्सेप्शन क्या है? जैसे मान लीजिए, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मैं अगर एक्सपेंडिचर की बात करता हूं, अगर आप मान लीजिए किसी से परचेज कर रहे हैं, किसी से आप सर्विस, कोई आपको सर्विस रेंडर कर रहा है, तो वो पर्टिकुलर एक्सपेंडिचर सेक्शन 37 में ऑलरेडी अलाउड है। बिकॉज 37(1) क्या बोलता है? एनी एक्सपेंडिचर नॉट बीइंग इन द नेचर ऑफ कैपिटल एक्सपेंडिचर, नॉट बीइंग द नेचर ऑफ पर्सनल एक्सपेंडिचर, और नॉट बीइंग द नेचर ऑफ पर्सन और द एक्सपेंडिचर व्हिच हैज बीन लेड आउट और एक्सपेंडेड होली और एक्सक्लूसिवली। तो काइंडली अप्रिशिएट, अगर आपने परचेज या फिर कोई सर्विस सेंटर किसी ने करी है, और जो होली और एक्सक्लूसिवली अगर लेड आउट और एक्सपेंडेड है, किसके लिए? फॉर योर बिजनेस प्रोफेशन, तो ऐसे केस में वो खर्चा 37(1) में ही अलाउड हो जाता है। और 43B कहता है कि भैया ये वो खर्चे हैं जिनको मैं सर आपके, जब आप पेमेंट करोगे तब खर्चा लूंगा। तो काइंडली अप्रिशिएट, जब कोई एक्सेप्शन दी गई है किसी सेक्शन में, जब कोई चीज एक्सेप्शन दी गई है, तो एक्सेप्शन को पढ़ने के लिए काइंडली अप्रिशिएट सर वहां पे पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा। जैसे मैं एग्जांपल देकर समझाता हूं आपको। जैसे मान लीजिए, जब आप ट्यूशन एसएस पढ़ते हैं, एसटी पढ़ते हैं, या फिर ट्यूशन टी पढ़ते हैं, या 68 69 ABCD, जब 68 की अमेंडमेंट की बात करूं, जो 2012 में आई थी इन रिलेशन टू शेयर कैपिटल, या 2022 में जो अमेंडमेंट हुई थी इन रिलेशन टू लोन, जहां पे उसने सोर्स की बात की थी।
या फिर मैं अगर 50C की बात करूं, 43CA की बात करूं, या 56(2)(10) की बात करूं, या 40A3 की बात करूं, ये सारे के सारे सेक्शन एंटी अब्यूज प्रोविजन है। और जब जब कोई लॉ में जहां पे एंटी अब्यूज प्रोविजन है वहां पे, और एंटी अब्यूज कैसे पता लगता है सर, जो मेमोरेंडम स्प्रिंग द बिल है वो समझाता है कि भैया यहाँ पे ब्लैक मनी इन्वॉल्व है, लोग ब्लैक मनी इन्वॉल्व करके ये काम कर रहे हैं। तो सर हमेशा, इफ यू रीड द जजमेंट ऑफ केपी वर्गीस एंड ऑल्सो जजमेंट ऑफ, सर मैं जो सामने जजमेंट दिखा रहा हूं एम एम एक्वा, एम एम एक्वा 2021 में आई थी, 11 अगस्त 2021 को, जहां पे पैरा नंबर 21 से लेकर 26 तक सुप्रीम कोर्ट में रोहिंटन साहब इसके ऑथर थे, और रोहिंटन साहब ने बहुत अच्छे ढंग से समझाया था कि भैया कोई भी लॉ अगर किसी स्पेसिफिक पर्पस के लिए आया है तो ऐसे केस के अंदर, और वो स्पेसिफिक पर्पस क्या है, जहां पे मिसयूज हो रहा है, तो ऐसे केस में पहले डिपार्टमेंट को ये प्रूव करना पड़ेगा कि मिसयूज हुआ है, उसके बाद सर वो पर्टिकुलर सेक्शन की इन्वोकेशन हो सकती है। और काइंडली अप्रिशिएट, मैंने एमएम एक्वा सामने क्यों लिखा है सर, एमएम एक्वा में एक्सप्रेशन 3A 3B और 3C, सर 43B के डी के लिए, जहां पे आपको याद होगा इंटरेस्ट की पेमेंट, डी किसके लिए, इन रिलेशन टू, जब हम इंटरेस्ट पे कर रहे हैं फॉर बैंकिंग इंस्टीट्यूशंस, और जहां पे आप अपने इंटरेस्ट को पे नहीं कर पाते उसे आपने लोन में कन्वर्ट कर दिया या डिबेंचर में कन्वर्ट कर दिया, समथिंग लाइक दिस, तो वो वाला इशू आया था। तो वहां पे सर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था पहली बात कि सर हेडन रूल तभी लग पाएगा जब डिपार्टमेंट मिसचीव प्रूव करेगा कि मिसचीव हुआ है। तो काइंडली अप्रिशिएट, जब एक्सेप्शनल सर्कमस्टांस होते हैं तो वहां पे पर्पसिव इंटरप्रिटेशन करना पड़ता है, और मैंने बताया सर एमएम एक्वा में इस कंटेक्स्ट पे सर यहां पे मिसचीव रूल सर सुप्रीम कोर्ट ने बोला था पढ़ना पड़ेगा। नाउ मैं ये बात क्यों बोल रहा हूं सर, बिकॉज 43BH जब अमेंडमेंट हुई तो जो मेमोरेंडम स्प्लिट द बिल था 2023 में जो आया था, उसका टारगेट था सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर मेजर्स। सोशियो इकोनॉमिक वेलफेयर मेजर्स में उन्होंने क्या बोला, उन्होंने बोला भैया 43B का टारगेट क्या है कि भैया नॉर्मली एक्चुअल पेमेंट पे होते हैं, और एक प्रोविजन बोलता है जो ड्यू डेट पे होगा। अब प्रॉब्लम कहां पे आ रही है कि सर काइंडली अप्रिशिएट, और इस बात को रीड कीजिएगा, ये बात समझना बहुत जरूरी है सर, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज का अगर आप डाटा निकालेंगे एमएसएमई एक्ट के अंदर से, आप डाटा निकालने की कोशिश करेंगे कि एमएसएमई एक्ट में क्या है नॉर्मली, सर एमएसएमई एक्ट नाम लीजिए, नॉर्मली माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज की बात करता है। अब वो ये बताता है, इफ यू रीड दो सेक्शंस यू कम टू नो सर, करीबन 8.5 करोड़ सर करीबन माइक्रो एंटरप्राइज है, 2.5 करोड़ करीबन मीडियम एंटरप्राइज, सॉरी 2.5 करोड़ करीबन स्मॉल एंटरप्राइज है। तो करीबन अगर इन दोनों को मिलाऊं मैं, माइक्रो और स्मॉल को, करीबन 10 से 11 करोड़ इनकी सर एंटिटीज बन जाती है। अब जब 11 करोड़ एंटिटीज बन जाती हैं, काइंडली अप्रिशिएट, तो मैं अगर ऑन एन एवरेज की बात करूं, कहीं पे 1 लग रहे होंगे, कहीं पे 2 लग रहे होंगे, कहीं पे 10 भी लग रहे होंगे, क्योंकि सर अब जो टर्नओवर लिमिट है वो 50 करोड़ है ऑफ स्मॉल एंटरप्राइजेस, तो पॉसिबिलिटी है 10 भी ले सकते हैं, 12 भी ले सकते हैं। तो ऑन एन एवरेज मैंने 4 व्यक्ति मान लिए कि इस 11 करोड़ के लिए करीबन 4 व्यक्ति इंडियन काम कर रहे होंगे एक पर्टिकुलर एंटिटी के लिए ऑन एन एवरेज। किसमें 1 भी लग रहा है, 2 भी लग रहा है। अब मैं कहीं पे जब ये बात समझा रहा था तो किसी ने बोला कि नितिन 3 की एवरेज लगा ले, 3 लगा लीजिए, तो 3-4 के एवरेज लगा लीजिए मोटा मोटा, तो करीबन 40 और 44 करोड़ के आसपास, 40 करोड़ लगा लेते हैं कि 40 करोड़ जनता सर आज की डेट में इंडियन पीपल सर एमएसएमई के साथ जुड़े हुए हैं, जो सिर्फ माइक्रो स्मॉल की बात कर रहा हूं मैं आपको। अब काइंडली अप्रिशिएट 135 करोड़ की जनता है हमारे देश की, 135 करोड़ में से करीबन आप 1/3 वो निकाल लीजिए जो बच्चे हैं या फिर जो ओल्ड एज पीपल है जो काम नहीं कर सकते, तो आप टेंटेटिव है जब 1/3 निकालेंगे तो यू कम टू नो करीबन 80 करोड़ जनता बच जाएगी। तो 80 में से अगर 40 करोड़ जनता, या फिर अगर मैं बहुत पेसिमिस्टिक चलूं तो 35 करोड़ जनता सर अगर आज की डेट में एमएसएमई के साथ काम कर रही है, तो अराउंड 50% अगर जनता इंडियन जो पॉपुलेशन है वो एमएसएमई के साथ काम कर रही है, तो मेरा क्वेश्चन आपसे सबसे है कि क्या इस पर्टिकुलर सर एमएसएमई को सेक्टर को क्या हमें बचाना चाहिए नहीं बचाना चाहिए। दैट इज व्हाई द गवर्नमेंट हैज ब्रिंग ऑल दी सेक्शंस। काइंडली अप्रिशिएट, अगर आप डाटा और चेक करेंगे करीबन 27% ऑफ जीडीपी सर हमारी इस एमएसएमई से आती है सर, 45% ऑफ एक्सपोर्ट हमारे इस माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज है। तो प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, जब इतना बड़ा काम सर आज की डेट में जनता काम कर रही है, जो एमएसएमई सेक्टर काम कर रहा है, तो मेरा क्वेश्चन ये है आज की डेट में जब गवर्नमेंट ने ये फाइंड आउट किया कि एमएसएमई जो सेक्टर है वो ग्रो क्यों नहीं कर रहा, तो दे फाइंड आउट स्पेशली इन रिलेशन टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, दे फाइंड आउट कि सर इनके साथ मेजर दिक्कत है क्रेडिट की। तो होता क्या है, जब ये माल बनाते हैं माल बेचते हैं, क्योंकि इनके पास करीबन सर
इतनी ज्यादा से नहीं होती है। तो इस चक्कर में दिक्कत क्या होती है, जो इनकी पेमेंट आनी चाहिए सर, मान लीजिए 15 दिन, 30 दिन या 45 दिन में या 50 दिन में, सर इनको जो पेमेंट रिसीव होती है, दे यूज्ड टू रिसीव द पेमेंट अराउंड इन 120 दिन, 150 दिन। तो काइंडली अप्रिशिएट, अगर कोई ऐसी पेमेंट है, कोई ऐसी पेमेंट है जो मान लीजिए पेमेंट किसी व्यक्ति को 15 दिन या 20 दिन या 45 दिन में मिल जाए, और जबकि उसको पहले मिलती है 120 150 दिन में, तो बताइए मुझे सर, जो आज जो जीडीपी 27% की बात कर रहा है, वो आज जो वो एक्सपोर्ट की बात कर रहा है, क्या वो एक्सपोर्ट या फिर जीडीपी में क्या हमारे देश के लिए अनुदान देगा, नहीं देगा, हमारे देश के लिए आगे ग्रोथ में फायदा देगा, नहीं देगा। और काइंडली अप्रिशिएट, जब मैं बात कर रहा हूं एमएसएमई की, आप दिल पे हाथ रख के सोचिएगा सर, आज की डेट में जितने भी हम चार्ट अकाउंटेंट्स हैं, जो आज की डेट में हम अगर एक मीडियम एंटिटीज की बात करते हैं, कितने लोग ये कह सकते हैं कि मेरे पास भाई 10% से ऊपर मेरे पास मीडियम और लार्ज एंटरप्राइज है। मोस्टली वी हैव सर माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो काइंडली अप्रिशिएट मोर देन 90%। और अगर आप सबब में जाएंगे तो कहीं ना कहीं आप देखिए, अगर थोड़ा सा और अंदर जाएंगे तो वहां पे 99% पीपल आर वर्किंग फॉर, या प्रोफेशनल्स आर वर्किंग फॉर माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो काइंडली अप्रिशिएट, अगर मेरा जो क्लाइंट है, मेरा कस्टमर है, अगर आज उसके पास सर फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाता है, उसकी पेमेंट सही टाइम पे आती है, तो क्या वो ग्रो करेगा, ये नहीं करेगा? जब वो ग्रो करेगा तो ऐसे केस में क्या उसका बिजनेस बढ़ेगा, नहीं बढ़ेगा? मैं बात आपको इसे समझा रहा हूं डाउन द लाइन। सर प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, हर एक सेक्शन को एक पढ़ने का तरीका होता है। हर बार आप एक ही हंटर से पूरे सेक्शनों को नहीं हाँक सकते। जैसे मैं एग्जाम्पल देता हूं, इफ यू रीड, अगर आप मेरा 148 का वर्जन सुने, जब मैं 148 की बात करता हूं, जब मैं ये सेक्शन 270A की बात करता हूं, मैं ये बात ठोक के बोलता हूं कि भैया आप कुछ भी कर लें कि ये इतने बैडली ड्राफ्टेड लॉ हैं। जो न्यू असेसमेंट रिजाइम की बात करता हूं, ये सेक्शन 270A, सर नॉर्मली ना तो पेनल्टी लग पाएगी, ना तो असेसमेंट हो पाएगी, बिकॉज सारे नोटिस, सारी असेसमेंट बैड इन लॉ है, कहीं ना कहीं सर प्रोसीजर लैप्सेस हैं। और 270A तो इतना बैडली ड्राफ्टेड लॉ है सर, कहीं ना कहीं पेनल्टी लगी नहीं पाएगी। तो हैविंग सेड दैट, बट देयर आर फ्यू सेक्शंस जहां पे मुझे लगता है हमें इंडियन गवर्नमेंट के साथ खड़ा होना चाहिए। अब कई लोग बोलेंगे कि यार ये एकदम जनवरी में लाके खड़ा कर दिया, फरवरी में लाके खड़ा कर दिया। सर ऐसा नहीं था सर। सर काइंडली अप्रिशिएट, दिस पर्टिकुलर एक्ट, एमएसएमई एक्ट केम इन 2006। जब 2006 में जब ये लॉ आया था, तो यूपीए गवर्नमेंट थी, और उसके बाद जो भी गवर्नमेंट है, चाहे यूपीए की थी चाहे ये एनडीए गवर्नमेंट थी, इन सब गवर्नमेंट ने हमें बार बार चेताया है। और पीछे विश्वास से विश्वास जो आया था, ये आया था जब गवर्नमेंट के इन कंटेक्स्ट में इन रिलेशन टू एमएसएमई सेक्टर। तो 2019 में अगर मैं आपको याद कराऊं सर, कंपनी लॉ में अमेंडमेंट हुई थी जहां पे एमएसएमई रिटर्न की बात भी की गई थी। तो अप्रिशिएट करें सर, गवर्नमेंट हमेशा हमारे को सर इशारा कर रही थी कि सर फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए, फाइनेंशियल डिसिप्लिन चाहिए। और अब 43BH जब आया तो फाइनेंशियल 2023 से आया। काइंडली अप्रिशिएट, ये प्रोस्पेक्टिव अमेंडमेंट थी, रेट्रोस्पेक्टिव नहीं थी। तो 1 अप्रैल 2023 को हम सबको पता था कि एमएसएमई में ये दिक्कत आने वाली है अगर हम पेमेंट फाइनेंशियल डिसिप्लिन इन रिलेशन टू दी सेक्टर नहीं करेंगे। तो आज की डेट में मेरा पर्सनल मानना है, कहीं ना कहीं ह्यू एंड क्राई मचाना हमें कम खत्म करना चाहिए। अब हमें सेक्शन पढ़ना ज्यादा इंपॉर्टेंट है। यस, पॉसिबिलिटी है। कुछ लोगों ने मुझे बोलना शुरू किया, नितिन बिफोर आई गो टू डिस्कशन ऑफ द केस, किसी ने बोला नितिन यार लोगों के बिजनेस बंद हो रहे हैं, लोग क्या कह रहे हैं, ये माल नहीं ले रहे या माल वापसी कर रहे हैं। सर ये पॉसिबिलिटी है सर, कुछ तो बात की जा रही है, कुछ बात फैलाई जा रही है। मेरा पर्सनल मानना है, जब मैंने बोला 27% जीडीपी सर रिलाय करता है सर माइक्रो और स्मॉल पे, तो क्या ऐसा हो सकता है बंदा कितनी बार माल वापसी कर देगा? इसका मतलब अगर 27% जीडीपी उस पर डिपेंडेंट करता है, तो कहीं ना कहीं सर माल तो उसे आज नहीं तो कल उससे लेना ही पड़ेगा। मैक्सिमम क्या है, 1 महीने की डेफरमेंट है। पर प्रॉब्लम कहां पे है सर, हमारे देश में हर व्यक्ति ये चाहता है कि सर फाइनेंशियल डिसिप्लिन आ जाए, सर हर व्यक्ति ठीक हो जाए, हर व्यक्ति अच्छे काम से काम शुरू कर दे, मेरे घर के सामने कूड़ा ना होना चाहिए, मेरी रोड एकदम साफ होनी चाहिए, सर सब पेमेंट सही टाइम पे करे, लेकिन मुझे प्रॉब्लम ना आए। सर जब इस तरह की कोई अमेंडमेंट होगी जो देश के हित में होगी, काइंडली अप्रिशिएट, थोड़ा ना थोड़ा बर्न सबको झेलना पड़ेगा। और ये अपने आप से एक अनुदान मान के इस सेक्शन को समझे। और जब मैं ये बात समझा रहा हूं, काइंडली अप्रिशिएट सर, अब जब मैं सेक्शन समझा रहा हूं, इस सेक्शन को सर इस दायरे में सोचे। ये मत सोचे कि फलाने स्पीकर ने ये बोल दिया था, फलाने स्पीकर ने बोल दिया था। मेरा पर्सनल मानना है सर, जितने भी स्पीकर्स ने ये बात बोली,
जितने भी स्पीकर्स हैं बोला कि ट्रेडर्स कवर्ड नहीं है, कहीं ना कहीं ये सोशियो इकोनॉमिक रीजंस कहीं ना कहीं वो छूट गया उनसे। और जब आप सोशियो इकोनॉमिक रीजन छूट जाता है, या फिर आप जब सेक्शन पढ़ते हो नहीं पढ़ते हो, तो कहीं ना कहीं एक पर्टिकुलर स्पीकर कोई एक पर्टिकुलर मैंडेट ले लेता है, तो हर व्यक्ति भेड़ चाल की तरह वही मैंडेट को आगे कवर करता चला जाता है। तो मेरा पर्सनल मानना ये है, सर काइंडली रीड द सेक्शन इन दिस पर्टिकुलर हॉरिजन, और उसके बाद मैं आगे समझाऊंगा कैसे और कौन से ट्रेडर्स, इट इज नॉट एवरी ट्रेडर्स, कौन कैसे और कौन से ट्रेडर्स सर इसमें कवर्ड है और कौन से इसमें कवर्ड नहीं है। नाउ जब हम 43 की बात करते हैं, एवरीबडी नोज नॉन ऑब्स्टेंटे क्लॉज है और पूरे एक्ट को ओवरराइड करता है। मैं अगली यूट्यूब में इसको यूज भी करूंगा। और आगे बोलता है डिडक्शन अदरवाइज अलाउबल अंडर दिस एक्ट। आगे बोलता है इन रिस्पेक्ट ऑफ, मैं प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, इन रिस्पेक्ट ऑफ को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। सर इन रिस्पेक्ट ऑफ अप्रिशिएट कीजिएगा, सेक्शन में बहुत जगह लिखा हुआ है, बहुत सारे सेक्शनों में इन रिस्पेक्ट ऑफ यूज किया हुआ है। अब इन रिस्पेक्ट ऑफ सर अभी सुप्रीम कोर्ट ने 2021 के अंदर, मैं जजमेंट आपको दिखा रहा हूं, ये देखिए सर। सर इंजीनियरिंग एनालिसिस का जजमेंट था 125taxman.com सर 40 सुप्रीम कोर्ट। इट इज इन रिलेशन टू रॉयल्टी, अगर आपको ध्यान होगा, जहां पे सॉफ्टवेयर रॉयल्टी है ये नहीं, यहां पे सुप्रीम कोर्ट ने बहुत ब्यूटीफुली समझाया था कि रिस्पेक्ट ऑफ मींस ऑन एक्टिविटी टू, मतलब कि सर जब जहां पे वर्ल्ड इज रिस्पेक्ट ऑफ लिखा हो, तो इट इज नॉट कन्फाइंड टू दिस सर, समथिंग एंसिलरी टू दिस ऑल्सो। तो इसलिए मैं कह रहा हूं सर, जब इन रिस्पेक्ट ऑफ को पढ़ेंगे, काइंडली अप्रिशिएट सर यहां पे जो चीजें हैं वो वाइडर कंटेक्स्ट में पढ़नी पड़ेगी। फिर से बोल रहा हूं सर, इन रिस्पेक्ट ऑफ मींस ऑन और एट्रिब्यूट टू, तो कहीं ना कहीं वाइडर कंटेक्स्ट में इसको पढ़ना पड़ेगा। राइट नाउ अब काइंडली अप्रिशिएट, जब मैं सीधा एच पे आ जाता हूं, क्योंकि बिकॉज हमारा आज क्वेश्चन 43 बी एच पे है, तो सर प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, सर यहां पे क्या बोलता है, एनी सम पेबल बाय द सी टू द माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज बियॉन्ड द टाइम लिमिट इन सेक्शन 15 और माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज डेवलपमेंट एक्ट 2006। तो बोलता भैया माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज से बियॉन्ड जो टाइम लिमिट लिखा हो सर एमएसएमई एक्ट के अंदर। तो काइंडली अप्रिशिएट, जब हम माइक्रो स्मॉल की बात करते हैं, मैं बाकी चीजें बाद में समझाऊंगा, क्योंकि आज हमारा टारगेट सिर्फ इसी 2-3 क्वेश्चनों को आंसर देने का, बाकी चीजों को हम अगली यूट्यूब में समझाएंगे। तो अप्रिशिएट करें, माइक्रो एंटरप्राइज की डेफिनेशन 2H में लिखी हुई है और इसको 2 स्मॉल एंटरप्राइज की डेफिनेशन 2M में लिखी हुई है। राइट नाउ इफ यू गो टू एमएसएमई एक्ट, सीधा एमएसएमई एक्ट की डेफिनेशन उठा ली है, अभी मैंने शुरुआत नहीं करी। तो काइंडली अप्रिशिएट स्मॉल एंटरप्राइज की डेफिनेशन जब आप देख चेक करते हो, तो सेक्शन 7(1) अप्रिशिएट करें, सेक्शन 7(1) में बी में लिखा हुआ है कि भैया अगर आपको माइक्रो एंटरप्राइज की डेफिनेशन क्या है तो 7(1) पढ़ना पड़ता है, और अगर मीडियम पढ़ना है तो भी सेक्शन 7 में जाना है, माइक्रो एंटरप्राइज जाना है तो भी 7 में जाना है। तो व्हाट आई वांट टू से, दो माइक्रो स्मॉल और मीडियम एंटरप्राइज की डेफिनेशन दी गई है सर एमएसएमई एक्ट में, पर वो सीधा उठा के आपको भेज देता है सेक्शन 7 में। ये मैं आपको इसलिए समझा रहा हूं, काइंडली अप्रिशिएट, जब आप सेक्शन 7 पढ़ते हैं तकरीबन, जो बाद में इन्होंने ये नोटिफिकेशन यूज किया, काइंडली अप्रिशिएट, समझना बहुत जरूरी है। सर एक नोटिफिकेशन इशू किया बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, और सेंट्रल गवर्नमेंट ने सर सेक्शन 7 सबसेक्शन 9 के अंदर पावर यूज की सेंट्रल गवर्नमेंट ने, और उसने जो ये 25 लाख और 5 करोड़ की कंडीशन है, अब क्या कर दी सर, माइक्रो एंटरप्राइज ने कर दिया सर 1 करोड़ और 5 करोड़, और सर मतलब 1 करोड़ इन्वेस्टमेंट की बात कर रहा है और 5 करोड़ टर्नओवर की बात कर रहा है। और काइंडली अप्रिशिएट सर, जो स्मॉल एंटरप्राइज है वहां पे कर दिया 10 करोड़ और 50 करोड़। ये समझना बहुत जरूरी है, मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूं सर। सर काइंडली अप्रिशिएट, पहले थी 25 लाख या 5 करोड़ एज द केस में भी, जो हमने सेक्शन 7 में पढ़ा। नाउ एंड ऑफ द डे इन्होंने सर उसको डेफिनेशन को सर ज्यादा बढ़ा दिया। इनका टारगेट क्या है सर, मोर एंड मोर पीपल शुड कम इनटू एमएसएमई सेक्टर, ज्यादा से ज्यादा लोगों को फायदा देना चाहते हैं, सोशो इकोनॉमिक रीजंस। फर्दर काइंडली अप्रिशिएट सर, अगर आप टर्नओवर की बात करें और आप मान लीजिए आपकी टर्नओवर एक्सपोर्ट टर्नओवर ज्यादा है, लेट अस से आपकी टर्नओवर 100 करोड़ रुपए, तो अगर कोई 100 करोड़ की बात करेगा आप बोलोगे यार आप तो स्मॉल से बाहर हो गए, पर अप्रिशिएट करिए 100 करोड़ में से करीबन 70 करोड़ की टर्नओवर क्या है आपकी, एक्सपोर्ट की। तो ऐसे केस में वो एक्सपोर्ट टर्नओवर काउंट नहीं होगी, तो आप स्मॉल एंटरप्राइज की डेफिनेशन में रहेंगे, सब्जेक्ट टू अगर इन्वेस्टमेंट आपकी जो है वो 10 करोड़ तक ही है। तो काइंडली अप्रिशिएट, इनका टारगेट क्या है, जब इन्होंने एक्सपोर्ट टर्नओवर को बिठा दिया, इनका टारगेट क्या है, अगेन सोशियो इकोनॉमिक रीजंस, दे वांट टू ब्रिंग मोर एंड मोर पीपल। मैं आपको ये बात क्यों समझाने की कोशिश कर रहा हूं, काइंडली अप्रिशिएट, इनका टारगेट है सर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट देना।
तो मेरा क्वेश्चन ये है, अगर ज्यादा से ज्यादा लोगों को बेनिफिट देना है तो जो ऑलरेडी एक्ट में लिखा होगा उसको क्या आप बाहर कर सकते हो? राइट, फिर से समझिए सर। नाउ अगेन मैं पहले सेक्शन 43 बी एच में जाता हूं, फिर मैं समझाऊंगा कि एमएसएडी में पढ़ना कैसे है। देखिए 43 बी एच की बात करते हैं तो काइंडली अप्रिशिएट वो क्या बोल रहा है, वो ये बोल रहा है भैया सेक्शन 15 पढ़ना पड़ेगा टाइम लिमिट चेक करने के लिए। तो सेक्शन 15 जब मैं जाऊंगा अपने एक्ट के अंदर, देखिए सेक्शन 15 क्या बोलता है, बोलता है चैप्टर फिफ्थ। मैंने ये बात क्यों लिखी सर चैप्टर फिफ्थ? तो नॉर्मली देखेंगे एमएसएमई एक्ट करीबन 8-9 चैप्टर में बटा हुआ है, और चैप्टर फिफ्थ वो बोलता है डिलेड पेमेंट, उसकी हेडिंग क्या है, डिले पेमेंट्स टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। इसकी क्या है सर, डिले पेमेंट्स टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज। तो व्हाट आई वांट टू से सर, काइंडली अप्रिशिएट चैप्टर फिफ्थ में जो सेक्शन है 15 से लेकर 24 है। फिर से बोल देता हूं सर, चैप्टर फिफ्थ में जो सर जो चैप्टर के अंदर जो सेक्शन है वो 15 से 24 है। और काइंडली अप्रिशिएट कि सर जो एमएसएमई एक्ट है वो मीडियम पे भी लगता है, बट सेक्शन 15 से 24 सिर्फ माइक्रो और स्मॉल की बात करता है। मैं फिर से बोल देता हूं कि सर दो एमएसएमई एक्ट सर मीडियम इंटरप्राइज को भी इंक्लूड करता है, बट सेक्शन 15 से 24 जहां पे 43 बी एच की बात की के लिए भी बात की गई थी, काइंडली अप्रिशिएट 15 से 24 किसकी बात कर रहे हैं सर, वो बात कर रहे हैं सिर्फ माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो क्योंकि अगर इस हेडिंग में लिखा हुआ है डिलेड पेमेंट्स टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, तो ये बात तो क्लियर है पेमेंट किसकी होगी, जो माल सप्लाई कर रहा होगा या तो गुड्स सर्विस रेंडर कर रहा होगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जो आप अपने हाथ में पेपर लेके बैठे खुद आंसर लिखे, वो जो सो कॉल्ड सप्लायर है क्या वो एमएसएमई वो माइक्रो और स्मॉल होगा या कुछ और होगा? फिर से बोल देता हूं सर, वो माइक्रो स्मॉल होगा या कुछ और होगा? क्योंकि बिकॉज हेडिंग क्या है, डिलेड पेमेंट्स टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, राइट। तो इसका मतलब मेरा पर्सनल मानना ये है कि भैया ये 15 से 24 सिर्फ माइक्रो और स्मॉल की बात कर रहे हैं और किसी की बात नहीं कर रहे सर। यहां तक हमें कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। नाउ अब आगे बढ़ते हैं सर। अब देखिए सर सेक्शन 15 क्या बोलता है, वो क्या बोलता है, वेरी सप्लायर सप्लाई एनी गुड्स और रेंडर एनी सर्विसेज टू एनी बायर। तो अप्रिशिएट करें, इस लाइन का मतलब मुझे सप्लायर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, मुझे गुड्स की डेफिनेशन पता होनी चाहिए, और जो गुड्स नहीं है वो सर्विसेज है, और बायर की डेफिनेशन पता होनी चाहिए। आगे बोलता है द बायर शैल मेक पेमेंट देयरफॉर ऑन और बिफोर डेट एग्रीड अपॉन बिटवीन हिम एंड द सप्लायर इन राइटिंग। मान लीजिए मैं और आप है, मैं बायर हूं आप सप्लायर है, तो मेरे और आपके बीच में जो काम एग्रीड हुआ, ये समझना बहुत जरूरी है सर। सीधा 45 दिन में बताइएगा, मेन सेक्शन में सिर्फ टाइम एग्रीड की बात कर रहा है वो, मेन सेक्शन में सिर्फ टाइम एग्रीड जो मेरे और आपके बीच में होगा, 30 दिन तो 30 दिन, 45 दिन तो 45 दिन, 70 दिन तो 70 दिन, राइट सर। नाउ और वो राइटिंग में होना चाहिए मेरा और आपका एग्रीमेंट, ये नहीं कि आपने मुझे बोल दिया था या मैंने आपको बोल दिया था। और विद इज नो एग्रीमेंट इन दिस बिहाफ बिफोर द अपॉइंटेड डेट, तो इसका मतलब मुझे अपॉइंटेड डेट की डेफिनेशन भी जाननी है। नाउ आगे क्या बोलता है वो, प्रोवाइडेड दैट in no case the period agreed upon between the supplier and the buyer in writing exceed 45 days from the day of acceptance or the day of deemed acceptance। वो क्या बोलता है, वो जो डे ऑफ एग्रीड अपॉन है ना, जो ऊपर लिखा था मेन सेक्शन में, वो 45 दिन से ऊपर नहीं हो सकता। मतलब मान लीजिए मैं सप्लायर हूं आप बायर है या फिर वाइस वर्सा है, और मेरे और आपके बीच में एग्रीड हुआ 70 दिन, तो सर 45 दिन माना जाएगा। पर अगर मेरे और आपके बीच में हुआ 42 दिन तो 42 दिन माना जाएगा। तो व्हाट आई वांट टू से, इट कांट एक्सीड 45 डेज। तो माय क्वेश्चन इज सर 15 दिन की कंडीशन कहां लिखी हुई, कहीं लिखी नहीं हुई है। तो इस 15 दिन को पढ़ने के लिए आपको अपॉइंटेड डे की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, डे ऑफ एक्सेप्टेंस की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, डे ऑफ डीन एक्सेप्टेंस की पढ़नी पड़ेगी। मैं आपको ये बात इसलिए समझा रहा हूं क्योंकि आप सेक्शन 15 में आएंगे सिर्फ टाइम लिमिट पढ़ने की कोशिश करेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा। आपको सप्लायर की डेफिनेशन भी पढ़नी पड़ेगी, गुड्स की डेफिनेशन भी पढ़नी पड़ेगी, बायर की डेफिनेशन पढ़नी पड़ेगी, एग्रीमेंट इन राइटिंग की डेफिनेशन भी पढ़नी पड़ेगी सर, डेट ऑफ बिफोर द अपॉइंटेड डेट भी पढ़नी पड़ेगी सर, डे ऑफ एक्सेप्टेंस भी पढ़ना पड़ेगा, डे ऑफ डीम्ड एक्सेप्टेंस भी पढ़ना पड़ेगा। ये बात इसलिए समझा रहा हूं, सेक्शन 15 को जो लोगों ने गलती करी है, लोगों ने गलती क्या करी है, जितने भी नॉर्मली स्पीकर्स है सबने बोला सर टाइम के लिए यहां पे जाना है। अगर टाइम के लिए यहां पे जाना है तो 15 दिन की तो बात करता ही नहीं, तो सिर्फ 45 दिन ही होना चाहिए, राइट। इसमें एक पहला पंचर मैंने क्या बताया कि सर अगर आप कहते हो मैं सारी डेफिनेशन नहीं पढ़ूंगा सिर्फ टाइम के लिए जाऊंगा तो 15 दिन की वो बात करता ही नहीं, राइट। हैविंग सेड दैट, नाउ क्वेश्चन इज, ये सारी डेफिनेशन मैंने यहां पे दी हुई है, बायर का मतलब क्या है, अपॉइंटेड डेट क्या है, ये ऑलरेडी आपने बहुत बार बहुत लोगों से सुन रखा है, उसमें कोई चेंज नहीं है। फर्क सिर्फ कहां पे है, सप्लायर में, जो लोग में जहां पे मेरे और लोगों की इंटरप्रिटेशन में फर्क आ रहा है।
मैंने इसलिए बोला ये सप्लायर क्यों पढ़ा हमने, बोलता वेरियंस सप्लायर, और मैंने बताया सर ये बोलता डिलेड पेमेंट टू माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइज, और मैंने बताया ये किसकी पेमेंट की बात कर रहा है, इसका सप्लायर कौन है, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज। नो नो, काइंडली अप्रिशिएट, वो क्या बोलता है, सप्लायर मींस सेक्शन 2 क्या बोलता है, सप्लायर मींस माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस व्हिच हैज फाइल्ड अ मेमोरेंडम विद अथॉरिटी रेफर्ड इन सेक्शन 1 ऑफ सेक्शन 8। सर काइंडली अप्रिशिएट, जो व्यक्ति कह रहा है कि सर एमएसएमई में जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज को रजिस्टर्ड होना चाहिए, वो क्या कर रहा है, सर पहले सप्लायर की डेफिनेशन पढ़ता है, और सप्लायर में लिखा होता है कि अगर आपका उद्यम में रेशन है सेक्शन 8(1) में तो ठीक, अदरवाइज नहीं। मैं ये बात आपको किससे समझा रहा हूं, काइंडली अप्रिशिएट, सेक्शन 7 में सर कोई ऐसी रिक्वायरमेंट नहीं है, मैं फिर से बोल देता हूं, सेक्शन 7 में ऐसी कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। सेक्शन 7 सिर्फ बोलता है कि भैया कि भैया इन्वेस्टमेंट कितनी होनी चाहिए, टर्नओवर कितनी होनी चाहिए, और जहां पे सेक्शन 7(9) की पावर यूज करके सेंट्रल गवर्नमेंट ने सब कुछ क्लासिफिकेशन चेंज कर दी है। तो रेशन की रिक्वायरमेंट सेक्शन 8 में है, और सेक्शन 8 में आप बिना सप्लायर की डेफिनेशन पढ़े बिना आप अंदर नहीं घुस सकते, आपको सप्लायर की डेफिनेशन पढ़नी ही पड़ेगी। नाउ तो काइंडली अप्रिशिएट, सर जब बिफोर आई गो इन सप्लायर डेफिनेशन फर्दर, पहली बात आती है सर माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज का मतलब क्या है। अगर आप एंटरप्राइज की डेफिनेशन पढ़े तो वो क्या बोलता है, जो मैन्युफैक्चर कर रहा है या प्रोडक्शन ऑफ गुड्स कर रहा है या सर्विस रेंडर कर रहा है। तो इसका मतलब अगर मैं मैन्युफैक्चरर हूं, या फिर मैं कोई गुड्स प्रोड्यूस कर रहा हूं, या फिर मैं सर्विस आपको रेंडर कर रहा हूं, तो ऐसे केस के अंदर सर मेरा उद्यम में एज माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस रजिस्ट्रेशन होना कंपलसरी है। यहां पर तो कोई दिक्कत नहीं है, यहां पे मैं उनके साथ हूं, कोई दिक्कत नहीं। तो प्रॉब्लम कहां पे है सर, आगे वाले वर्ड में, समझिए सर। पहले मैं पहले एग्जांपल लेके समझाता हूं, फिर आपको समझ में आएगा। लेट अस से मैं एक मैन्युफैक्चरर हूं, मेरे पास वर्किंग कैपिटल नहीं है, आप मेरे पास आते हो तो आप बोलते हो नितिन भाई तू प्रोडक्शन क्यों नहीं कर रहा, मैंने बोले प्रोडक्शन इससे नहीं कर रहा, फिर मैं पैसे ही नहीं है, वर्किंग कैपिटल नहीं है, पहले मैं माल बनाऊंगा, माल कैसे परचेज करूंगा, वो क्रेडिट पे कोई नहीं देने को तैयार बैठा है, मैं फिर आगे माल दूंगा, वो क्रेडिट पे वो 120 दिन में पेमेंट मिलती है। तो आप मेरे पास आते हो, बोलते हो आप नितिन तेरे को एडवांस मैं दूंगा, तू माल बना, तेरा माल मैं बेचूंगा। तो मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, जो व्यक्ति सर चाहे वो प्रोडक्शन ना कर रहा हो, चाहे वो सर मान लीजिए सर्विस ना रेंडर कर रहा हो, पर वो आपके लिए आपकी हेल्प के लिए आगे आ रहा है, जो माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइज को हेल्प कर रहा है, क्या ऐसे केस के अंदर उस व्यक्ति के साथ सर क्या एमएसएमई एक्ट को खड़ा होना चाहिए, यस या नो? टू मी आंसर इज यस, बिकॉज यू आर हेल्पिंग देम। सर यही बात इन्होंने सप्लायर की डेफिनेशन में करी है। तो व्हाट आई वांट टू से, काइंडली अप्रिशिएट, सर लोगों ने यहां तक तो पढ़ा सेक्शन 8(1) तक, एंड इंक्लूड्स पढ़ना भूल गए। सर यहां पे दे हैव मिस्ड द बस। एंड इंक्लूड्स क्या बोलता है, एंड इंक्लूड्स में बोलता है काइंडली अप्रिशिएट, पहला बोलता है नेशनल स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, दूसरा बोलता है स्मॉल इंडस्ट्रियल कॉर्पोरेशन, और थर्ड विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वो क्या बोल रहा है, एनी कंपनी, कोऑपरेटिव सोसाइटी, ट्रस्ट और बॉडी। अब काइंडली अप्रिशिएट, यहां पे वर्ड लिखा हुआ है कंपनी, यहां पे ये नहीं लिखा हुआ नॉन प्रॉफिट मेकिंग कंपनी, तो इसका मतलब कंपनी विद अ मोटिव, प्रॉफिट मोटिव और नॉन प्रॉफिट मोटिव। कोऑपरेटिव सोसाइटी में ये लिखा नहीं हुआ, ट्रस्ट में नहीं लिखा हुआ, कि पब्लिक ट्रस्ट में नहीं लिखा हुआ, इट कुड बी प्राइवेट ट्रस्ट ऑल्सो, और बॉडी, और आगे बोलता है वट एवर नेम कॉल्ड, तो इसका मतलब पार्टनरशिप फर्म भी इंक्लूड होगी। आगे क्या बोलता है, रजिस्टर्ड और कंस्टिट्यूटेड अंडर लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो जिस लॉ में आप कंस्टिट्यूट हुए वहां पे रजिस्टर्ड भी होना चाहिए, कंपनी कंपनीज एक्ट के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटी के अंदर, ट्रस्ट इंडियन ट्रस्ट एक्ट के अंदर। और अगर मैं बॉडी की बात करूं इसको, क्योंकि प्लीज अप्रिशिएट कीजिएगा, काफी लोगों ने बोला यार बॉडी लिखा हुआ है, हाउ यू रीडिंग फर्म। सर नॉर्मली जब बॉडी एक नॉर्मल जनरल नेम है, तो होता क्या, जब आप इन तरह की एंटिटीज की बात कर रहे हो, तो ऐसे केस के अंदर सर जो जनरल नेम है उसका जो इंटरप्रिटेशन निकलता है वो ऐसे निकलता है जो वो कंपनी अपने साथ रखता है। तो काइंडली अप्रिशिएट, सर पार्टनरशिप फर्म कहीं पे भी कंस्टिट्यूट नहीं होती किसी भी लॉ के अंदर, पर सॉरी सॉरी पार्टनरशिप फर्म इंडियन पार्टनरशिप एक्ट में होती है, प्रोप्राइटरशिप कंसर्न किसी भी लॉ में कंस्टिट्यूट नहीं होती। तो इसका मतलब बॉडी का मतलब सर पार्टनरशिप कंसर्न है, और साथ के साथ एक कंडीशन उसने डाली, जो रजिस्टर्ड है और कंस्टिट्यूटेड है अंडर लॉ, अंडर एनी लॉ फॉर द टाइम बीइंग इन फोर्स। तो मेरा पर्सनल मानना ये है कि अगर मेरी पार्टनरशिप फर्म है जो रजिस्टर्ड है एज पर इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 रजिस्ट्रार फर्म्स के अंदर, तो ऐसे केस में वो कवर हो जाएगी, कंपनी कवर हो जाएगी, कंपनी रजिस्टर्ड है हमारी, एलएलपी कवर हो जाएगी एलएलपी एक्ट के अंदर, कोऑपरेटिव सोसाइटी कवर हो जाएगी, ट्रस्ट कवर हो जाएगी, पर प्रोप्राइटरशिप कंसर्न इसमें कवर नहीं हो पाएगी, बिकॉज वो किसी भी लॉ में कंस्टिट्यूट या रजिस्टर्ड नहीं होती है। नाउ आगे वर्ड लिखा हुआ है एंड क्या लिखता है,
engaged in selling goods produced by micro or small enterprises and rendering services which are provided by such enterprises. तो इसका मतलब अगर मैं ट्रेडर हूं, किस तरह का ट्रेडर हूं, जो अंगेज है, किसका अंगेज किसमें सर, इन सेलिंग गुड्स, और मैं गुड्स किससे परचेज कर रहा हूं सर, माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइज से। अगर मैं मीडियम से कर रहा हूं, मैं इसमें कवर नहीं हूंगा। अगर मैं लार्ज से कर रहा हूं तो इसमें कवर नहीं हूंगा। मैं बेच तो रहा हूं मीडियम और मान लीजिए सॉरी माइक्रो और स्मॉल, बट मैं रजिस्टर्ड नहीं हूं, मैं प्रोडक्शन कंसर्न हूं, मैं पार्टनरशिप कंसर्न हूं जो कि रजिस्टर्ड नहीं है, तो काइंडली अप्रिशिएट तो भी कवर नहीं हो पाएगा। तो व्हाट आई वांट टू से सर, ये दोनों नेम सेटिस्फाई होने चाहिए, नॉट ओनली रजिस्टर्ड और कॉन्स्टिट्यूटेड, साथ फॉर अंडर एनी लॉ, साथ के साथ आई शुड बी एंगेज्ड इन सेलिंग गुड्स प्रोड्यूस बाय सम माइक्रो और स्मॉल एंटरप्राइजेस। तो व्हाट आई वांट टू से, काइंडली अप्रिशिएट इस तरह के ट्रेडर्स कवर्ड है, और काइंडली अप्रिशिएट इस तरह ट्रेडर्स पे सर कोई भी रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है, ये बात को समझे। तो काइंडली अप्रिशिएट, अगर मैं इसको अपने इंटरप्रिटेशन के हिसाब से समझाऊं, अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, मैं सर्विस सेंटर कर रहा हूं, तो मेरा रेशन होना कंपलसरी है। पर मान लीजिए मैं अगर ट्रेडर हूं, मैं ट्रेडर हूं और मैं क्या कर रहा हूं, मैं एंगेज हूं किसमें, इन सेलिंग गुड्स, किसके द्वारा, माइक्रो स्मॉल एंटरप्राइजेस, और साथ ही मैं रजिस्टर्ड और कंस्टिट्यूटेड भी हूं किसी और लॉ के अंदर। तो ऐसे केस के अंदर सर मैं भी सप्लायर की डेफिनेशन में इंक्लूड होऊंगा, और इस वजह से मैं एमएसएमई में भी 43 बीएचपी मुझ पे लगेगा। अब आप बोलेंगे नितिन भाई, जितने लोग इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं वो तो ये इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं कि भाई साहब आपको सेक्शन 15 पढ़ना है और फिर सेक्शन 7 पढ़ना है। मैं फिर से बोल रहा हूं, वो लोग इंटरप्रेट कर रहे हैं कि आपको सेक्शन 15 पढ़ना है और सेक्शन 7 पढ़ना है, क्योंकि सेक्शन 15 सिर्फ टाइम लिमिट की बात करता है, और क्योंकि सेक्शन 7 किसकी बात कर रहा है कि भैया उसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। तो काइंडली अप्रिशिएट इफ यू रीड लाइक दिस, तो इसका मतलब आप ये कहना चाहते हो मैं सप्लायर की डेफिनेशन नहीं पढ़ूंगा, बिकॉज अगर आप सप्लायर की डेफिनेशन नहीं पढ़ोगे तो रेशन की रिक्वायरमेंट नहीं है। और अगर आप कहते हो भाई साहब मैं इतनी पढ़ूंगा एंड इंक्लूड सी पढ़ पाऊंगा, तो ऐसे कैसे काम चल पाएगा सर। कभी भी कोई सेक्शन को पढ़ना है, इन टोटो पढ़ना है। दूसरी बात, काइंडली अप्रिशिएट, मैं अगर सेक्शन 15 पे आऊं, 15 पे आऊं, शायद 45 डेज की बात करता है, लेट अस से मैं और आप एक एग्रीमेंट कर लेते हैं इन राइटिंग, एग्रीमेंट राइटिंग, तो इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आ गया। जब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट में आ गया तो मेरा क्वेश्चन ये है, ऐसे केस के अंदर सर मैं क्या इसको ओवरराइड कर जाऊंगा, यस और टू बी आंसर इज यस। अब आप बोलोगे सर कहां लिखा हुआ है, ये तो ओवरराइड कर रहा है सर, कहां लिखा हुआ है सेक्शन 15 में कि सर ये ओवरराइड नहीं कर पाएगा। सर काइंडली अप्रिशिएट, यू हैव टू रीड सेक्शन 24 विच सेज कि भैया अगर, देखिए क्या बोलता है, द प्रोविजन 15 to 23 shall have effect notwithstanding anything contained inconsistent therewith containing any other law for the timing in force। तो 15 से 23 को का ओवरराइड इफेक्ट है लॉ में, कोई भी लॉ के अंदर, तो इसका मतलब इंडियन कॉन्ट्रैक्ट एक्ट को भी ये ओवरराइड कर रहा है। तो व्हाट आई वांट टू से, जब आपको सेक्शन पढ़ना है, आपको 15 से 24 पूरे पढ़ने हैं, इन टोटो पढ़ने हैं, तब जाके आपका ओवरराइडिंग इफेक्ट वाला काम हो पाएगा। पर अगर आप सेक्शन 15 पढ़ेंगे और या सेक्शन 7 पढ़ेंगे, तो उसमें पंचर क्या क्या है, उसमें पंचर ये है, पहली बात तो देयर वाज नो रिक्वायरमेंट ऑफ रजिस्ट्रेशन। तो इसका मतलब अगर मैं प्रोडक्शन कर रहा हूं, मैं मैन्युफैक्चरिंग कर रहा हूं, मैं कोई सर्विस इंडस्ट्री में हूं, तो ऐसे केस के अंदर देयर वाज नो रिक्वायरमेंट रजिस्ट्रेशन, बिकॉज आप कह रहे हो सिर्फ 15 और 7 पढ़ना है, 8 तो पढ़ना ही नहीं है, क्योंकि 8 तो आप तभी पढ़ पाओगे जब सप्लायर की डेफिनेशन पढ़ोगे। सप्लायर की डेफिनेशन आप इसलिए नहीं पढ़ना चाहते बिकॉज आप ट्रेडर नहीं पढ़ना चाहते। मैं क्यों आपको सर, तो क्या डेफिनेशन को आप आधा दूर पढ़ पाएंगे? टू मी आंसर इज नो। और अगेन मैंने बताया सर, सोशियो इकोनॉमिक रीजंस, इस बात को ध्यान रखना है, और मैंने आपको कारण बताया कि इस तरह के ट्रेडर्स को क्यों कवर किया गया, राइट। दूसरी बात सर, काइंडली अप्रिशिएट कीजिएगा, मैंने बताया सर अगर आप सेक्शन 24 नहीं पढ़ेंगे तो ऐसे केस के अंदर, ऐसे केस के अंदर इसका क्या नुकसान होगा सर, 24 ही पढ़ेंगे तो मैं एक एग्रीमेंट राइट करूंगा, मैं बोलूंगा भाई सेक्शन 15 को मैंने ओवररूल कर दिया। अब बहुत सारे लोग बोलेंगे नितिन एक ऑफिस मेमोरेंडम आया था, ये बात जी बोलता था कि भाई साहब ये ट्रेडर्स है ना, उनको सिर्फ हमने सर बैंकिंग की फैसिलिटी के लिए, राइट, जो आपका रिटेल होलसेल को प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए किया था। हुआ क्या था सर, कोविड के टाइम पे गवर्नमेंट वांट टू हेल्प ऑल द सेक्टर्स, तो हुआ क्या, बहुत सारे ट्रेडर्स भी गए तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के लिए, तो उन्होंने बोला अभी हमें 20% और 10 जो भी आपका जो बेनिफिट है वो दे दीजिए। तो सर नॉर्मली बैंक क्या है सर, बैंक अब पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं देता। जैसे मैं एग्जांपल देके जाता हूं आपको, अगर आप 195 की बात भी करते हैं,
आप एक बैंक से एनआरओ से एनआरई डालेंगे तो बोलेगा भाई साहब मुझे तो सर आप 15 सी या 15 सी भी दे दो। अब कोई उनसे पूछे कि सर मैं एक जेब से दूसरी जेब में डाल रहा हूं, आप 15 सी या 15 सी भी क्यों चाहिए आपको? पर बैंक कहता भाई मेरा कोई लेना देना नहीं है, मैं अपने आप पे रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं डालूंगा। तो यही बात इन्होंने सब ट्रेडर्स को बोली, ठीक है भैया आपके पास एक नोटिफिकेशन होगा, पर हम कैसे मान रहे आप एमएसएमई सेक्टर में हो? तो सर गवर्नमेंट ने अलाउ किया कि ठीक है आप एमएसएमई में रेशन भी करा लें। तो हुआ क्या, लोग इनको प्राइवेट सेक्टर लेंडिंग मिल गई। लेंडिंग मिलने के बाद कई लोगों ने क्या किया, उनमें से कई लोग ये बोलने गए कि भैया मैं सेक्शन 15-16 का भी बेनिफिट मिलना चाहिए। तो काइंडली अप्रिशिएट ये ऑफिस मेमोरेंडम दिया गया। अब सर दिस ऑफिस मेमोरेंडम डजंट हैव एनी लीगल बैकिंग, कोई लीगल बैकिंग नहीं है सर इसकी। सेक्शन 7-9 की तरह, जहां पे उन्होंने एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया चेंज किया था। सर मेरा क्वेश्चन आपसे ये है, कोई ऐसा ऑफिस मेमोरेंडम जिसकी कोई लीगल बैकिंग ना हो, जिसकी कोई लीगल बैकिंग ना हो, क्या जो ऑलरेडी सप्लायर की डेफिनेशन में इंक्लूडेड है, क्या वो उसको एक्सक्लूड कर सकता? टू मी आंसर इज नो। काइंडली अप्रिशिएट, इसका पर्पस सिर्फ है उन ट्रेडर्स को सर मना करने के लिए जो ट्रेडर्स क्या कर रहे हैं, जो सप्लायर की डेफिनेशन को पास नहीं कर रहे हैं। तो सर उसी के लिए ये, मान लीजिए मैं प्रोप्राइटरशिप कंसर्न हूं, या फिर मैं अनलिस्टेड पार्टनरशिप फर्म हूं, या फिर मैं माल बेच रहा हूं किसका, किसका, जो मीडियम एंटरप्राइज का या लार्ज एंटरप्राइज का। तो काइंडली अप्रिशिएट, इस बात को आपने ध्यान रखना है। सर एक ऑफिस मेमोरेंडम जिसकी कोई लीगल बैकिंग नहीं है, अप्रिशिएट कीजिएगा, उसका सिर्फ यही रोल है और कुछ रोल नहीं है। जो चीज सेक्शन में ऑलरेडी प्रोवाइडेड है, सर वो पावर किसी को नहीं दी गई। अगर ऐसा करना था, that amendment would have been done in supplier definition itself. अब अगला क्वेश्चन आपके दिमाग में आएगा कि नितिन भाई अगर ऐसा है तो मैं कैसे चेक करूंगा? सर एज फार एज अगर कोई मैन्युफैक्चरिंग कर रहा है, कोई प्रोडक्शन कर रहा है, या फिर कोई सर्विस दे रहा है, तो काइंडली अप्रिशिएट उसको अपना उद्यम नंबर देना पड़ेगा। और उद्यम नंबर ये साफ लिखा हुआ है, आपको अपने इनवॉइसेस पे सारी कम्युनिकेशन में देना पड़ेगा। अगर आपने मुझे अपना उद्यम नंबर दिया तो मैं फाइंड आउट नहीं कर सकता। और देयर वाज अ डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। तो काइंडली अप्रिशिएट, ऐसे केस के अंदर सर अगर आप ये बोलोगे आप प्रोडक्शन करते हो, मैन्युफैक्चर करते हो और उद्यम नंबर नहीं दे रहे, तो सॉरी आई कांट फाइंड आउट। सर ऐसे केस में 43 बीएचपी नहीं लग पाएगा। बट हैविंग सेड दैट, व्हाट अबाउट ट्रेडर्स, जो मैंने आपको बताया मेरे साथ ट्रेडर्स कवर होने चाहिए। तो ऐसे केस में सर आपको दो काम करने पड़ेंगे। ना केवल सर आपका जो एसएससी है वो डिक्लेरेशन लेगा उनसे, साथ के साथ आपको भी थर्ड पार्टी कंफर्मेशन लेना पड़ेगा। ऐसे 505 को एक्सटर्नल कंफर्मेशन को यूज करना पड़ेगा। और आप जब इसको यूज कर पाएंगे तब जाके, और दोनों केस में अगर पता लगता है कि सर वो सर सप्लायर की डेफिनेशन में नहीं आ रहा, तो ऐसे केस में आप बोलोगे यस 43 बीएच की सर कोई एप्लीकेबिलिटी नहीं होगी। अगेन मैं बोल रहा हूं सर, ऐसे 505 सर आपको और आपके क्लाइंट को सेव करेगा टू चेक इट डॉक्ट्राइन ऑफ इम्पॉसिबिलिटी ऑफ परफॉर्मेंस। पर सिर्फ एक डिक्लेरेशन लेने से सर अगर आप एक्सटर्नल परमिशन लेंगे तो कहीं ना कहीं सर मैं और आप शायद अपनी ऑडिट रिस्पॉन्सिबिलिटी पूरी नहीं कर पाएंगे। मैं क्लियर हूं आपको सर? नो। अब एक और क्वेश्चन कई बार दिमाग में आता है, व्हाट अबाउट चेक? बहुत सारे लोगों ने बोलना शुरू किया नितिन भाई देख, जब आप नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट पढ़ते हैं तो वहां पे वर्ड क्या लिखा हुआ है, 90 दिन, एक चेक 90 दिन की उसकी वैलिडिटी है। तो मान लीजिए 4 अप्रैल को ड्यू डेट है, मैंने चेक काटा आपको, और मान लीजिए आपने 70 दिन बाद, 75 दिन बाद सर इसको चेक को डाल दिया। तो काइंडली अप्रिशिएट, दो चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, मैंने बताया सोशियो इकोनॉमिक रीजन है, तो सर आप कैमोफ्लाज करके सर इस सेक्शन को सर कहीं ना कहीं सर खराब नहीं कर पाओगे। दूसरी बात, इफ यू रीड सेक्शन 43B और उसकी एंड में ये वर्ड पढ़े, मैं दिखा रहा हूं आपको। हाँ जी, शेल बी अलाउड, और आगे बोलता है blah 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 only in computing the income reference section date of that is in which such a sum is actually paid by him। सर ये वर्ड एक्चुअली पेड है, मैं क्लियर हूं आपको सर? ये क्या वर्ड लगा हुआ है, एक्चुअली पेड। और एक्चुअली पेड का मतलब सर पॉसिबिलिटी है, आप सेट ऑफ करते हैं, मैंने आपको सर्विस दी, आपने मुझे कुछ माल बेच दिया, सेट ऑफ इज पॉसिबल, वो नहीं कोई दिक्कत नहीं। पर माय क्वेश्चन इज सर अगर आपने पेमेंट नहीं करी और आपके अकाउंट से क्रेडिट नहीं निकला, आपके अकाउंट से पेमेंट नहीं निकली, सर चेक देने से काम नहीं चल पाएगा। तो काइंडली अप्रिशिएट, अपने क्लाइंट को समझाएं इस तरह की चीजें करने की कोशिश ना करें। व्हाई इट इज सो, काइंडली अप्रिशिएट, अगर आप इस तरह की चीजें करने की कोशिश करेंगे कहीं ना कहीं आप लॉ को ब्रेक करने की कोशिश कर रहे हैं। और अगर कोई ऐसा कोई कारण है पर्पस इंटरप्रिटेशन करते हुए,
सर आप ये मान के चलें सर, ये अगर एडिशन हुई तो ऐसे केस में सर मुझे लगता नहीं है कोई भी कोर्ट आपको रिलीफ दे पाएगा। बिकॉज सर टारगेट इज सोशियो इकोनॉमिक रीजंस। बिकॉज जब मैं काफी सारी चीजों के अंदर मैं पढ़ता हूं सर, एंटी मॉडर्न मेजर के लिए मैं बोलता हूं हिडन रूल पढ़ूंगा, मैं मिसचीफ रूल पढ़ूंगा। तो सोशियो इकोनॉमिक रीजंस को उस तरीके से ही पढ़ना पड़ेगा। तो मेरा पर्सनल मानना है, अगर मैं समअप करूं फिर समअप कर देता हूं। सर काइंडली अप्रिशिएट अगर मैं माइक्रो और स्मॉल इंटरप्रेटिव डेफिनेशन में फॉल कर रहा हूं और मैं मैन्युफैक्चरर हूं, प्रोडक्शन करता हूं या मैं सर्विस सेंटर कर रहा हूं, तो मेरा रेशन होना कंपलसरी है। अगर मैं ट्रेडर हूं, और ट्रेडर में क्या हूं, मैं जिस लॉ में कंस्टिट्यूट हुआ वहां पे रजिस्टर्ड भी हुआ हूं, और साथ के साथ मैं क्या कर रहा हूं, मैं एंगेज हूं किसमें, इन सेलिंग गुड्स। किसके द्वारा, किसके द्वारा प्रोडक्शन की गई है, प्रोडक्शन की गई है माइक्रो स्मॉल। और अप्रिशिएट कीजिएगा सर, डायरेक्ट नेक्सस होना बहुत जरूरी है। ये नहीं कि मैं तीसरा या चौथा ट्रेडर हूं। तो व्हाट आई वांट टू से, मेरा पर्सनल मानना है 43 बीएच सर वहीं पे हिट कर पाएगा जहां पे मैं इमीडिएट बायर, इमीडिएट सेलर हूंगा आफ्टर बाइंग द गुड्स फ्रॉम माइक्रो स्मॉल। तो व्हाट आई वांट टू से, मैं अगर थर्ड, तीसरा या चौथा होऊंगा उसको कवर नहीं करेंगे सर। जो इमीडिएट सेलर होगा आफ्टर बाइंग द गुड्स ऑफ फ्रॉम माइक्रो एंड स्मॉल एंटरप्राइजेस, सर वो ही लोग कवर होंगे। तो ऐसे केस के अंदर सर ये 43 बीएच की एप्लीकेबिलिटी होगी। मैंने आपको बताया मेरे हिसाब से कहां पे नॉर्मली स्पीकर से मिस, दे हैव मिस द बस। आप सिर्फ सेक्शन 15 और 7 को, और वही 15 को इन टोटो ना पढ़ के सर कहीं ना कहीं इस सेक्शन के साथ सर नाइंसाफी कर रहे हैं और कहीं ना कहीं प्रॉपर इंटरप्रिटेशन नहीं कर रहे हैं। तो मैंने जो अपना व्यू आपको बता दिया, बाकी आप अपना व्यू बनाएं। सर थैंक्स अ लॉट फॉर पेशेंस दी। सर थैंक यू। सर जय हिंद, जय एशिया।